हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान के दूसरे पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप होगा कितना? तो इसका उत्तर है 36.9 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में उसका मान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब अगला प्रश्न है, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है क्या? तो इसका उत्तर है ओ। इसे कैसे याद रखेंगे? तो सबको देने वाला वो अर्थात ऊपर वाला, तो देने वाला वो, तो वो से ओ याद आ जाएगा। ओ वर्ग धारी व्यक्ति सभी वर्ग को रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता अर्थात सबको देने वाला कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि AB वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर अर्थात खून दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर अर्थात खून किसी दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अतः AB वर्ग व्यक्ति को सर्वात्रिक ग्राही अर्थात सबसे ग्राही अर्थात ग्रहण करने वाला कहते हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो इसका उत्तर है ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती? ऑस्टियोलॉजी। इसे आप कैसे याद रखेंगे? हड्डी और यहाँ अस्थि छिपा है, तो अस्थि किसका होगा? अस्थि में क्या होगा? हड्डी, तो इसे याद आ जाएगा। हड्डी की पढ़ाई ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन तथा सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो इसका उत्तर है 31 जोड़ी। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती? तो 31 जोड़ी। कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो इसका उत्तर है 20। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो इसका उत्तर है 20। इसे आप लोग चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में 20 वर्ष तक दांत टूटता, 20 वर्ष तक अर्थात प्रत्येक साल एक एक दांत टूटता, तो इसे याद रहेगा 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल एक बार पैदा होते हैं, अतः कुल मिलाकर 32 दांत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती? तो इसका उत्तर है 28। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 28। अब आगे है, एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियां होती है, जिसमें महत्वपूर्ण है कपाल में कुल संख्या 8 है, वहीं मुख में अर्थात चेहरे में 14,
कंठिका अर्थात कंठ में 1 और कान में 6 हड्डियां होती। ये सभी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस तरह आप लोग इसे याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती? तो यह खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती? तो यह खोखली होती है। बहुत सारे पुस्तकों में यह ठोस होती है बतलाया गया है, अतः यह विवादित प्रश्न है। फिर भी आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। नेक्स्ट है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी? तो इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 20 वर्ष की आयु में मानव पूर्ण हो जाता, अतः उसमें कुल 206 हड्डियां होती, अतः इसके लिए सही उत्तर 206 होगा, जिस कारण इसका उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है। 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है। पहला अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगीय कंकाल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात सामने वाले चपटे दांत। जीवधारियों में अकारकीय एवं शारीरिक अध्ययनों से हमें अवशेषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाशील प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जा सकता है। उदाहरणार्थ अर्थात उदाहरण के स्वरूप मनुष्य के बृहद आंत में उपस्थित कृमि रूप पटिशेषिका एवं आँख की निमेषक झिल्ली परिशेषिका शाकाहारी रूमिनेट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होती है। अब अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? तो एंजाइम। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए यह पदार्थ के विनिर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। अब अगला प्रश्न है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो इसका उत्तर है विटामिन सी। विटामिन सी रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है तथा यह चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अब अगला प्रश्न है, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो इसका उत्तर है विटामिन सी, अर्थात दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः यह विटामिन सी का घटिया अर्थात पुअर सोर्स है। अब अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है क्या? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, इल्यूमिन प्राप्त होता है तो किससे? डहेलिया की जड़ों से। इल्यूमिन एक पॉलीसैकेराइड है जो डहेलिया के जड़ों से पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है तो जल। जल की मात्रा
कोशिका में सर्वाधिक होती है। इसकी मात्रा लगभग 80% तक होती है। अब अगला प्रश्न है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो यह स्टार मार्क्स है। आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो इसका उत्तर है अंड वाहिनी में। मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक अर्थात नर शुक्राणु स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अतः सिर्फ एक शुक्राणु डिंब वाहिनी अर्थात अंडवाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है कौन? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। अब अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक है? तो प्राकृतिक वरण। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। अब अगला प्रश्न है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है म्यूचुअलिज्म। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है सी, कशेरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है। मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेडुला ऑब्लांगेटा से आरंभ होकर कशेरुक दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्क आवरण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती है। अब अगला प्रश्न है, विकास का कारण है? तो इसका उत्तर है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन करना। विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है। अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। अब अगला प्रश्न है,
कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है? तो इसका उत्तर है एसीटिलीन और एथिलीन दोनों। फलों को पकाने में एसीटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसीटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी एथिलीन गैस का प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है? तो इसका उत्तर है इन दोनों में, अर्थात बीजों से या फिर तना काट से। माँ पौधे की भांति पौधा बीज और तना दोनों से मिलता है। अब अगला प्रश्न है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है, क्यों मर जाती? तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात वे श्वास नहीं ले पाती है। हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है तथा पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से 0.9% ऑक्सीजन है। किंतु अधिकतर मछलियाँ यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो O2 की कमी से होने वाली घुटन के कारण वह मर जाती है। इसका कारण यह है कि जहाँ पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी होता जाता है, पतले चपटे गलफरे एक गीले कागज की भांति कार्य करते हैं। पानी से बाहर निकालने पर ये सब गलफरे आपस में जुड़ से जाते हैं, जिसके कारण सतही छेद कम हो जाता है। घटे हुए सतही छेद के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता और मछली की मृत्यु हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं क्या? तो इसका उत्तर है आवास। किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह आवास कहलाती है। अब अगला प्रश्न है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो इसका उत्तर है गंध से। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती है। ये दृष्टि, आवाज, स्पर्श अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियाँ भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत का बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती है, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती है। अब अगला प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसका उत्तर है डी, लोहा। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? कहते हैं तो डायलिसिस। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इसका उत्तर है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता। अब अगला प्रश्न है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है। एड्स रोग का कारण विषाणु HIV है, जिसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। अब अगला प्रश्न है, एड्स
किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर है डी, विषाणु के कारण। अब अगला प्रश्न है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका उत्तर है डी, एड्स। HIV द्वारा होने वाले रोग एड्स हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? तो इसका उत्तर है सी, उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांता से पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि स्त्रियों में 2 क्रोमोसोम होते हैं जिसमें से एक X जो वर्णांता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा सामान्य X क्रोमोसोम से उसे संतुलित कर देता है। इस तरह महिला केवल वाहक का कार्य करती है, पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष रोगग्रस्त हो जाता है। अब अगला प्रश्न है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो इसका उत्तर है एक पेड़ से। एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक दवाएं वेदना निवारक का काम करती है। इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। अब अगला प्रश्न है गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन का। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो यूरिया में मिलता है। अब अगला प्रश्न है क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक है। यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। अब अगला प्रश्न है पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती? तो फोटोसिंथेसिस। हरे पादप स्वपोषी होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय है प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल, CO2 एवं जल स्तर H2O का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। अब अगला प्रश्न है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कौन सा? तो इसका उत्तर है ए, पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है जिससे बीज बनता है। बीज के अंकुरन से पुनः पौधा बनता है। अब अगला प्रश्न है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है कौन सा? तो सीकोआ। सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड या फिर सीकोआ है जिसका ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया का है। अब अगला प्रश्न है एस्पिरिन है क्या? तो एस्पिरिन है एक एंटीपायरेटिक। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक होता है। अब अगला प्रश्न है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो इसका उत्तर है सी, सोयाबीन में। वनस्पति खाद्य में सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग सबसे अधिक होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से 42% है जो अन्य फलियों से ज़्यादा होता है। अब अगला प्रश्न है तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बी, गन्ना के लिए। गन्ना का कायिक प्रवर्धन डाली कलम या पेरी द्वारा होता है लेकिन हर मुढ़ी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए
हर 3-4 बार वर्ष बाद ताजी डाली कलियों का पुनः रोपण करना पड़ता है। अब अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो इसका उत्तर है रैफलेशिया। संसार का सबसे बड़ा फूल रैफलेशिया है। यह इंडोनेशियाई वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा 1818 ईस्वी में पहली बार खोजा गया था। इस फूल का व्यास 100 सेंटीमीटर तक तथा वजन 10 किलोग्राम तक होता है। अब अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, तो इसका उत्तर है बी, जीन के संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने अपनी खोज से आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया था। अब अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है कौन सा, तो इसका उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स है क्या, तो इसका उत्तर है जुरासिक युग का सर्वपुरातन अर्थात सबसे पुराना पक्षी। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं किसके अंतर्गत, तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी में अर्थात मत्स्य में, उभयचर में और सरीसृप में। डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती है। इसमें से गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, तो इसका उत्तर है क्षय रोग। भारत में क्षय रोग से वर्ष 2016 में 4.23 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। क्षय रोग का कारण जीवाणु है जिसका नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। क्षय रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे मीठा चीनी है, तो इसका उत्तर है फ्रुक्टोज। अब अगला प्रश्न है, शर्कराओं में सबसे मीठी है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड है और जो सर्वाधिक मीठा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है कौन सा, तो पीछे का भाग। मानव जीव का अग्र छोर मीठे, पृष्ठभाग कड़वे, पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। अब अगला प्रश्न है, मटर पौधा है, तो इसका उत्तर है ए शाक। मटर शाक कुल का द्विबीजपत्री पौधा है। यह रबी की फसल है। स्वर्णरेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि इसकी मुख्य प्रजातियां हैं। अब अगला प्रश्न है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है क्या, तो प्रोटीन। फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इसके पौधे लेग्यूमिनोसी कुल के अंतर्गत शामिल है। इनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। इसके उदाहरण हैं मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द आदि। अब अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो इसका उत्तर है TSH। थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तिल्ली के आकार की ग्रंथि है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनिमय
करता है। यह हार्मोन TSH अर्थात थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। अब अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH या थायरोट्रोपिन है जिसका स्रावन अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती है। रुधिर में आयोडीन एवं थायरॉक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TSH का स्रावन बढ़ जाता है जिसका प्रभाव थायराइड को आधिकारिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम, तो इसका उत्तर है बी, द्वितीयक उपभोक्ता है। मानव एवं अन्य जीव सर्वहारी होते हैं। मांसाहारी द्वितीयक या गौण उपभोक्ता कहलाते, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते और प्राथमिक उत्पादक पौधे होते हैं। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।